नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। वो प्रोग्राम जहां बातें होती हैं खुल्लम खुल्ला, हम आपको वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं। वो बातें यहां होती हैं जो कहीं और होती नहीं है। और इस वक्त तो बड़ी जोरदार बातचीत चल रही होगी, ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो वहां अब उनके बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सबके साथ उनकी बैठक अब शुरू होने जा रही है। और यहां क्या होगा यही आपको इस प्रोग्राम में हम आप बताएंगे। अंदर की बात, आखिर होने क्या जा रहा है, फोकस कहां है। वहां पर बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, भूपेंद्र पटेल गुजरात वाले आए, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र वाले देवेंद्र फडणवीस आए, सैनी साहब आए हरियाणा से, तमाम लोग, तमाम उड़ीसा वाले आए, सब लोग आए। सब ढूंढ रहे थे किसको, योगी जी कब आएंगे, योगी जी कब आएंगे। योगी जी भी आए, उनसे पहले उनके दोनों डिप्टी भी आए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उनकी बैठकों में जा नहीं रहे हैं, जिन्होंने खुली बगावत का झंडा उठा रखा है, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। उसमें अंतर क्या, जब तीनों की एंट्री हुई ना सर, मेहमान प्रदीप सिंह जी हमारे साथ, उसके सर बहुत स्वागत आपका। आरती टिकू सिंह जी हमारे साथ है, आरती जी बहुत स्वागत आपका। रामकृपाल सिंह जी प्रोग्राम में हमारे साथ, इस मेरे साथ तो पहली बार आए सर, बहुत स्वागत आपका भी। दूसरी बार आए, सॉरी, मेरी गलती। अब सब जब आए, पहली नजर तो सर मेरी पड़ी गाड़ी पर। कौन कौन सी गाड़ी में आया, सबसे महंगी गाड़ी किसकी थी? वो भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। केशव जी की सबसे महंगी गाड़ी। अच्छा, उसके बाद हाथ में क्या था, सब उतर रहे थे। अब मोदी जी ने रूल बना दिया कि भाई एक ही गुलाब देना है, तो सब एक ही गुलाब ही दे रहे थे। अच्छा, ब्रजेश पाठक जी आए खाली हाथ, केशव जी आए खाली हाथ, योगी जी आए, उतरे तो खाली हाथ, फिर हाथ बढ़ाया पीछे, किसी ने हाथ में पकड़ाई फाइल। केवल योगी जी के हाथ में फाइल थी। अब उस फाइल में क्या है और वो फाइल किसको पढ़ाना चाहते हैं, आज ये तय होगा। आप समझिए क्या परिस्थिति है कि ये तीनों लोग शायद हफ्तों बाद, जाने महीनों बाद, पहली बार एक जगह पर हैं, एक टेबल पर बैठे होंगे आमने सामने। कौन? योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम। नहीं तो आमने सामने भी नहीं बैठ रहे हैं। आज एक टेबल पर मोदी जी इधर बैठे होंगे बॉस वाली टेबल पे, और इधर ये तीनों लोग ऐसे बैठे होंगे। तो देख के तो सबने नमस्कार कर ली होगी, मन में चाहे जो चल रहा हो। तो अब ये खत्म कब होगा तमाशा उत्तर प्रदेश का, आज हम इस पर बात करेंगे सर। लेकिन आज एक नहीं, 3 शेर हैं। क्या बात? 3 शेर हैं, हम सर प्रोग्राम में शेर कहते हैं। तो तीनों ये देखिए एक एक करके आए ना, जैसे तो केशव जी आए। केशव जी पर मैंने पहले तो 2 लिखे थे, मैंने कहा दूसरा ज्यादा हो जाएगा, थोड़े बाल उनके थोड़े से ऐसा लगा शायद शीशा खोल लिया हो गाड़ी का रास्ते में। तो वो एक क्या शेर है सर, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, ये सुबह बता रही है रात का फसाना। कहाँ बात हुई होगी रात में, क्या मैसेज मिल गया हो जाने रात में भाई उनको, मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में जा रहे थे उससे पहले। बहरहाल, नहीं तो क्या। अब इस वक्त दोनों डिप्टी सीएम की हालत क्या है सब आप सोचिए। जैसे मान लीजिए अभी केशव जी जा रहे हैं, जैसे शायद मन में उनके चल रहा हो, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। क्या रखा है इन सब बातों में, क्योंकि हो कुछ रहा नहीं है जो चाह रहे हैं। ऐसे ब्रजेश जी के मन में क्या चल रहा हो, ब्रजेश जी मन चल रहा कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। तो सफर है, चला जा रहा है सफर में नहीं रहे, मंजिल मिलती रही है। अरे भाई, डिप्टी सीएम बन गए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के, क्या कंट्रीब्यूशन है बीजेपी में? मैंने एक बार कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, माफिया डॉन हरिशंकर तिवारी की राइफल उठाते थे ब्रजेश पाठक। हाँ, वहां से डिप्टी सीएम। इस सफर को क्या कहेंगे आप? फिर तो ठीक है। तो केवल सफर में तो नहीं है, उनको वो मिला है जो वो डिजर्व नहीं करते। तो इससे ज्यादा क्या मिलेगा? चाहत का बीएसपी से नहीं, चाहत का तो कोई अंत नहीं होता, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपकी महत्वाकांक्षा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको महत्वाकांक्षा जब आप अपनी जाहिर करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पैर जमीन पर हो। चलिए, सामने वाला भी तो देखे ना, जो महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रहा है वो भी तो देखे इस बात को, काबिलियत क्या है, उसका नतीजा सामने पांव है। जमीन पे है कि नहीं। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से राजनाथ सिंह जो है अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हारे हैं विधानसभा की सीट, वो उन्हीं की सीट, इन्हीं की है। हाँ। लखनऊ कैंट। हाँ। बताइए साहब। अच्छा साहब, योगी जी आए, योगी जी का फ्लेवर अंदर से, एक तो फ्लावर नहीं, क्या फायर है, फ्लावर नहीं फायर है। तो उनके लिए शायद ये चलता हो उन पर कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा।
बहुत बड़ा मसला बन के खड़ा हो तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा नहीं मैं गिरा गया। तो जिसको बीजेपी का कोई नेता हल नहीं कर पाया। मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। मुझे चलने दो अकेला, मुझे चलने दो अकेला, है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। वाह, सही है सर योगी जी? और वो काफिला बना के दिखा चुके हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले। फिर से मतलब रिपीट कर रहे हैं उस बात को। मऊ में खुली जीप में खड़े होकर मुख्तार अंसारी दंगा करवा रहा था। फोन आया योगी जी के पास गोरखपुर में लोगों का कि बचाइए। वहां से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कहा कि मैं जा रहा हूं अकेले, बीजेपी के लोगों को साथ आना हो तो आए, ना आना हो ना आए, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। और वो चले और मऊ पहुंचते पहुंचते, मऊ की सीमा पर पहुंचते पहुंचते सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था। वाह। मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। फोन करके मुख्तार अंसारी को मना करना पड़ा। डीएम और एसएसपी को कहा कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए योगी जी के खिलाफ। ये तो काफिला तो वो बना लेते हैं, तो आपने बता काफिला दिया। बना लेते हैं। और दूसरा किस्सा शेर कह रहा था कि मैं गिरा तो मसला हो जाऊंगा। दूसरा किस्सा आपको बताता हूं, 2014 का, मऊ का ही है। अमित शाह जो है दौरे पर गए थे, उस समय पार्टी के महामंत्री थे जी। राष्ट्रीय महामंत्री। उनको सिक्योरिटी वगैरह नहीं मिली हुई थी उस समय। वहां मुख्तार के लोगों ने घेर लिया उनकी जीप को, जो है आगे नहीं जाने दे रहे। अमित शाह जी की? हाँ, ओ, उन्होंने योगी जी को फोन किया। योगी जी ने कहा आप 10 मिनट तक वहीं रुके रहिए। अमित शाह जी की गाड़ी को जी। मुख्तार के आदमियों ने घेर लिया। अमित शाह जी ने योगी जी को फोन किया। हाँ, और योगी जी कह रहे हैं 10 मिनट वहीं रुकिए। युवा वाहिनी के लोग 10 मिनट में पहुंच गए मोटरसाइकिलों पर, 30, 40, 50, 60, और बाकायदा जैसे पायलट गाड़ियां चलती हैं उस तरह से गाड़ी के आगे आगे मोटरसाइकिलें और पीछे पीछे अमित शाह जी की गाड़ी। गाड़ी में अमित शाह। ये तो जरा फिल्मी सीन बता दिया आपने। बिल्कुल फिल्मी सीन था। तो ये काफिला बनाने में उनको समय नहीं लगता, क्योंकि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अपने किसी परिवार के लिए कमाना नहीं है, अपने परिवार के किसी को कुछ बनाना नहीं है। तो अगर जब भी उनकी तुलना करें, बात करें योगी जी की, तो जो ट्रेडिशनल या प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं वैसे ना उनके टर्म में अगर आप सोचेंगे तो गलत नतीजे। सर बॉस बैठ गए मेज पे। अब आज फैसला करा दीजिए सर ये, लेकिन कई दिन फैसला करने वाले वहां बैठे होगा अब फैसला। आप तो इंतजार कर रहे हैं सुनने का। होगा फैसला सर आजकल में? मुझे लगता है कि फैसला तो हो चुका है। अच्छा, हाँ, उसकी घोषणा ही होगी, अगर होगी तो। फैसला क्या? यथास्थिति, यथास्थिति। कोई चेंज नहीं होने जा रहा। क्योंकि सवाल देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश का और 2029 लोकसभा। अगर ये दोनों हारने का मन बना लेगी बीजेपी, तो मैं तो कहता हूं अभी 1 मिनट में हटा सकती है। सर पहले तो जो आपने शेर पढ़े हैं सर, मैं उसमें 2 शेर एक है। एक तो यह है कि हम तो दरिया हैं, हमें मालूम है अपना हुनर, जिस तरफ भी चल पड़ूंगा रास्ता बन जाएगा। क्या बात है। योगी के लिए। और दूसरा एक उसी का और भी है कि फन सलामत रहे इजहार के 100 पहलू हैं, हम बाजार न जाएंगे रसूलों की तरह। क्या बात है। तो योगी जी उनमें से हैं। और एक बात जो आप कह रहे थे, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। सन 84-85 में आप जानते होंगे जेपी शुक्ला को पीटीआई के चीफ हुआ करते थे। तो एक बार हम लोगों ने ऐसे ही सारे जर्नलिस्टों ने वो पूछा कि भाई कांग्रेस पार्टी उनके पास थी बीट, तो ये हुआ शुक्ला जी क्या चल रहा है आजकल कांग्रेस में। उस समय बहुत तमाम मुख्यमंत्री बदलते थे, वीर बहादुर सिंह और एन.डी. तिवारी, फलाना ढिकाना बहुत चलता था। तो वो बोले कि देखिए साहब, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी पार्टी में डेवलपमेंट नहीं होता, अच्छा, डिसीजन होता है। और क्या होगा सिर्फ इंदिरा जी जानती हैं। वो जब बता देंगी तो मैं खबर लिख दूंगा और आपको भी बता दूंगा। उसके पहले हमारी पार्टी में डेवलपमेंट नहीं होता। और तब से मैं एक चीज को याद रखे हुए हूँ, बीजेपी में भी डेवलपमेंट नहीं होता, डिसीजंस होते हैं।
अगर आप देखें 2014 के बाद से पहला महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव हुआ, कौन मुख्यमंत्री बना, किसने फोरकास्ट किया था डेवलपमेंट? तब भी लोग पता नहीं क्या क्या लिखते थे। जितने राष्ट्रपति हुए, कोविंद या मुर्मू जी, क्या मीडिया में लिखा जाता था कौन होगा, फलाना होगा। सर एक मेरा डिसेंट सर ये नहीं, डेवलपमेंट नहीं, तो मैं 2022 से चल रही है सर, ये डेवलपमेंट। नहीं, योगी हटाओ, योगी हटाओ। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। 20 से। बस एक छोटा सा और कह दूं, देखिए मोदी जी को भी ये मालूम है जो 2024 का परिणाम है वो परिणाम सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो परिणाम महाराष्ट्र में भी है, वो परिणाम बंगाल में भी है, जहां आप 73 पहुंचे थे और जो बंगाल में आ गया, वो मोदी कह रहे थे कि सबसे बड़ी सफलता हमको बंगाल में मिलेगी, सही बोला। वो राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है। तो मोदी जी इतने भोले नहीं, मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जिन्होंने, अगर मोदी जी की पूरी लाइफ स्टाइल का 3 हिस्सा कर दीजिए तो 15 साल वो खाली पहाड़ और समंदर घूमते रहे, इस देश को जाना उन्होंने, और 15 साल वो ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया, और बाकी 15 साल वो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब कहिए 20 साल। ये 3 उस आदमी के हैं, वो रग रग जानते हैं कि फॉल्ट कहाँ हुई है, कमी कहाँ रही है, क्या क्या हुआ है, और अच्छी तरह से जानते हैं, और उनको योगी की स्ट्रेंथ का भी पता है। 2024 के परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के जब सब लोग मिलने आए थे, वो जो सभा हो रही थी उसमें आपने देखा था, उन्होंने योगी जी की थपकी की, और किसी मुख्यमंत्री को उस समय नहीं था, लेकिन योगी जी की उन्होंने कंधे पर हाथ रख के की। यू हैव डन, मतलब कि आपको किसी तरह का होने का नहीं है। और मैं ही कहता हूं, चूंकि मैं ये कहता हूं कि डिसीजंस होते हैं, डिसीजन क्या होंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि कोई कर ले, लेकिन मैं बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी अपने आप नहीं, जिस योगी जी को पूरे देश में, बिहार में जिसकी मांग होती है योगी जैसा हो जाए, भारत छोड़िए साहब, पाकिस्तान में योगी जैसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, तो अगर योगी जी को छुआ गया तो ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम। और वो आपने बता ही दिया कि मोदी जी को जमीन की कितनी बिल्कुल मालूम है उनको, और इसीलिए, हालांकि मुझे जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, जीरो है, बिल्कुल नहीं छू सकते। नहीं, अच्छा, मुझे किसी ने ये कहा कि आप लोग ये गलती कर रहे हैं अपने विश्लेषण में, आप लोग बार बार बात कर रहे हैं योगी जी का क्या होगा, योगी जी का क्या होगा। बात ये, और शायद आपने भी कल ये बात की थी, बात ये होनी चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य को कैसे शांत किया जाए। योगी जी का जो है वो है, योगी जी कहीं नहीं जा रहे, केशव प्रसाद मौर्य ये सब जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दें, ऐसा उनको क्या दे दिया जाए, या ऐसा उनको कैसे कुछ करके संतुष्ट कर दिया जाए। सौरभ, मुझे लगता है जब हम केशव मौर्य की बात करते हैं तो जो इनफैक्ट लार्जर डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है वो सिम्टम है उसका, जो हम बात कर रहे हैं, जो सवाल आपने खड़ा किया कि योगी जी का क्या फ्यूचर है, योगी जी को हटाओ, योगी जी को रखो, योगी जी को कहाँ एडजस्ट करना है या नहीं करना है, ये सारी जो चीज़ें कहीं ना कहीं से जो आ रही है वो इसी बात से आ रही है कि क्या सेंट्रल लीडरशिप मोदी जी, योगी जी को उतनी ऑटोनॉमी, जितनी ऑटोनॉमी मोदी जी को खुद जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में और अमित शाह जी उनके डेप्यूटी थे, जितनी आज़ादी उनको मिली अपने आप को प्रूव करने के लिए बीजेपी में, क्या उतनी ही आज़ादी योगी जी को मिलेगी उत्तर प्रदेश में अपने आप को प्रूव करने के लिए? तो केशव मौर्य जो है वो सिर्फ सिम्टोमेटिक एक वो रिप्रेजेंट करते हैं जो कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप में एक अनबन है योगी जी के साथ, जो कहीं ना कहीं वो हो सकता है पॉलिटिकल जेलसी हो, वो ये हो सकता है पावर स्ट्रगल की बात हो, या ये भी हो सकता है कि सक्सेशन आगे बीजेपी में आगे किसको मिलेगा, ये उस सब का। सो केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं उस बात आरती जी कितने प्यार से सारी खरी खरी बातें बोल देती है ना। बिल्कुल कितना आसान है ये सब। बहुत सही जगह कहा है, लेकिन इसमें तारीफ कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने आपको। इसमें बिल्कुल कोई मुझे नहीं लगता है। तो आपने वही बात कही जो अखिलेश यादव कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य तो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि देखिए अगर देखा जाए बीजेपी का जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अभी दिख रहा है 2024 इलेक्शंस में, आपने सही कहा, और आपने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि
योगी जी आज की डेट में उत्तर प्रदेश में किसी से भी बात कीजिए, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जानते हैं। मतलब उनकी पकड़, उनकी ग्रिप जो है कि वो होम मिनिस्टर के लिए भी रास्ता खुलवा सकते हैं, और सिर्फ वही गजब बात बताई सर ने, और वही खुलवा और वो सकते जब हैं। कुछ नहीं थे, जब सांसद रहे होंगे हाँ। उस वक्त, तब की बात है। हाँ, और सिर्फ वही खुलवा सकते एक बात और बिल्कुल क्लियर हो गई। देखिए साहब, नेता जो होता है, मेरे सामने इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनके सामने हिमाकत कर रहा हूँ कुछ ज्ञान फैलने की। नेता को क्या चाहिए? पावर आई कहां से? चुनाव जीतने से। पहली चीज, मतलब बेसिक चीज है ये। भाई जीतोगे तब तो कुछ है, नहीं तो क्या है। और आप बड़ा साफ साफ सर ने बताया, बिल्कुल ठीक बात है। आप दिल्ली दिल्ली पहुंच नहीं सकते यूपी जीते बगैर, क्लियर है ये। इसी बार नहीं तो 272 पार हो गए होते। दिल्ली, यूपी नहीं तो रुक दिया, नहीं तो हो गए होते। और यूपी में अभी जो असेंबली इलेक्शन आने वाला है 2027 का, क्या वो आप बिना योगी की जीत लोगे? और 2027 में अगर बीजेपी की सरकार नहीं रही तो क्या आप जो परिणाम चाहते हो 2029 में ले आओगे? यही है ना सर, ये मतलब बुनियाद में तो सौरभ जी, तो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना इस वक्त। भाई अगर दो चेहरों को कंपेयर कर लें, केशव मौर्य यूपी के चीफ मिनिस्टर, केशव मौर्य यूपी के चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ, देखिए एक किसमें एक सिंड्रोम भैया, होता है, एक- रेलवे एक- कंपार्टमेंट एक सिंड्रोम। एक लाइन बोल दूं, चूंकि भूल जाऊंगा। इन्होंने जो बात कही, मैं उसी को एक आगे वो बढ़ा रहा हूं। इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर योगी की छवि। देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो ये मैं कहूं कि ये जो कुछ भी चल रहा है, आप इसको कृपया यूपी के लिए मत मानिए। ये 2029 की राजनीति के, केंद्रीय राजनीति के हिसाब से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसमें बहुत ही, अगर उसको केवल यूपी और मौर्य और वो, कोई तुलना ही नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बता दें कि बीजेपी में, छोड़ दीजिए बीजेपी में, मतलब मिस और पार्टियों को, सबसे बड़ी चीज क्या होती है हमारे यहाँ पर या पूरी दुनिया में? सर उसके सामने झुकता है जिसने त्याग किया है, संग्रह नहीं किया है, जिसके कुर्ते में पॉकेट नहीं होती। इसलिए मोदी जी चाहे आज उनको वोट मिले ना मिले, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि ये आदमी, इसके कुर्ते में पॉकेट है। न भाई, न बहन, न माँ, न बाप, न कोई चीज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही योगी जी हैं। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 3 नाम मुझे बता दीजिए बीजेपी में आज, जो इसकी छवि को लेकर के, जो इस कद्दावर लेवल तक आता हो, और उसके सामने आप योगी को खड़ा करके कहें कि ब्रजेश पाठक कल तक बीएसपी में थे, अभी आए हैं, या आप मौर्य जी की बात करते हैं 2000, मतलब जो अपनी सीट पर जीत नहीं सका। मैं नहीं कहता हूं, ठीक है। ये जो भ्रम लोगों ने पाला है कि पिछड़े और दलित, अगर दलित और माइनॉरिटी तो कोई बात नहीं, माइनॉरिटी बीजेपी के साथ थी ही नहीं। अगर दलित वहां से गए हैं कहीं, तो आपको बता दूं कि अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार है, तो योगी जी उसमें से शायद नहीं होंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पर योगी जी ने कहा था कि इनको टिकट न दिए जाएं, और जिन जिन लोगों ने लूज कमेंट किए हैं, बहुत सारे लोगों ने, और जब एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है तो योगी, आप कह रहे हैं योगी के ऊपर दोष नहीं मढ़ा जा सकता। नहीं, मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। और दूसरी बात ये कि जो मैंने एक बात कही कि आप 2029 के लिए बहुत कुछ चल रहा है कि क्या आफ्टर मोदी ये जो आप जो बातें कर रही थी, इसलिए उस संदर्भ में देखिए सर, आफ्टर से पहले तो मोदी इन 2029 चाहिए ना पार्टी को, तो पहले तो वो देखना है ना। आजकल के सिर में सर एक और बड़ा मजेदार वो दिया कंपैरिजन केशव मौर्य का और योगी आदित्यनाथ जी का, कि केशव मौर्य बीजेपी के रियल बॉर्न सन है और योगी जी अडॉप्टेड सन है। बात तो सही है, केशव मौर्य अंदर से निकले हुए पार्टी से, और योगी जी आए बाहर से। अब अडॉप्टेड सन को सब कुछ मिल गया है। नहीं, बीजेपी है क्या, उसकी विचारधारा निकाल दीजिए तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो योगी जी को आप मानते हैं कि 98 से एमपी हैं, और मैं कह रहा हूं कि पूरी बीजेपी में पार्टी के सहयोग के बिना सिर्फ 2 नेता हैं जो अपनी पार्लियामेंट्री सीट जीत सकते हैं, मोदी जी और योगी जी। तीसरा कोई नेता नहीं है जो एक लोकसभा सीट अपने दम पर जीत सके। बिना मोदी के योगी जी यूपी जिता सकते हैं? नहीं, देखिए वो दोनों का कॉम्बो बनता है, दोनों के साथ रह नुकसान। अगर
दोनों में से कोई एक हटेगा, कोई एक नहीं रहेगा, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और उससे ज्यादा निर्भर करेगा किन परिस्थितियों में, कि एक बात होती कि योगी जी मान लीजिए कहें कि अब हमको राजनीति नहीं करनी है, तब भी नुकसान होगा, लेकिन वो अलग तरह का नुकसान होगा। योगी जी को आप हटा देते हैं तो केवल उत्तर प्रदेश तक ये नुकसान सीमित। अरे सर, एक चीज कई बार मतलब मैं पूछना ही भूल गया, पहले भी दिमाग में आती थी, योगी जी किस टाइप के आदमी हैं? जैसे मतलब उनके अपने डिप्टी जो है अभी मान लीजिए बगावत कर रहे हैं, नहीं सुन रहे उनकी, तो क्या टेम्परामेंट है कि नहीं सुन रहे था, कोई बात नहीं, या ये कि भाई क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे, मनाओ इनको? इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि उनको मालूम है कि वो चाहते क्या है। तो ही इज नॉट बॉदर्ड। हाँ, बिल्कुल नहीं, ओके, बेईमानी नहीं करने देंगे, बेईमानी नहीं करने देंगे, पैसा अपने जानते हुए नहीं कमाने देंगे। सर मैं डिप्टियों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरे मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं। कैबिनेट में वो जिस तरह से बोलते हैं, जो लोग बताते हैं, जो मौजूद रहते हैं, जो बताते हैं मंत्रियों के बारे में, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस तरह की बात जो है हो सकती है, लेकिन करते हैं क्योंकि वो खुद ईमानदार है। अगर वो पैसा ले रहे होते तो इस तरह से बोलने की हिम्मत ना होती। ये तो इनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि भाई मेरी सरकार की इमेज क्या जा रही है कि मेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरी मीटिंगों में नहीं आ रहे। नहीं, क्योंकि हम सही हैं। उनका मानना है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और इस तरह के दबाव में आकर तो और नहीं करेंगे। तो मैंने जो बात मैं कह रहा था कि रेलवे कंपार्टमेंट सिंड्रोम टॉप लीडरशिप में भी कभी जाने में कभी अनजाने में होता है, और आसपास के लोग ज्यादा कराते हैं वो, कि अब जगह यहां पर नहीं है। अगर कोई आने की कोशिश करे तो बाहर अंदर से बोला जाता है जगह नहीं है, दूसरे डिब्बे में जाओ। एक पुराना आपको बीजेपी का ही किस्सा सुनाता हूं। 1977 में सरकार बनी जनता पार्टी की, 3 मंत्रियों का कोटा मिला, जनसंघ मतलब घटक था, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख, इन तीनों को मोरारजी चाहते थे। अटल जी और आडवाणी जी को मालूम था नानाजी देशमुख की क्या क्या उनकी जो है साख है। संगठन के आदमी, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके अलावा उनके सभी पार्टियों में, और सबसे बड़ी बात जो जनसंघ में उस समय नहीं था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा। तो उनको मालूम था कि अगर इनको मौका मिला तो आगे निकल जाएंगे। अच्छा, हमसे आगे निकल जाएंगे। हाँ, तो दोनों ने तय किया कि नाना जी को रोकना है। रज्जू भैया को भेजा गया नानाजी देशमुख के पास। रज्जू भैया ने कहा, क्या नाना तुम भी मंत्री बनना चाहते हो? समझ गए रज्जू भैया, बोले नहीं। तो बोले कि चिट्ठी लिख दो मोरारजी को कि मंत्री नहीं बनना है। इंडस्ट्री मिनिस्टर बन रहे थे। इन दोनों लोगों ने ऐसे विभाग लिए जिसका सीधे जनता से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने लिख दिया, और उनको समझ में आ गया कि अब बीजेपी में मेरे लिए आगे जगह नहीं। अच्छा। तो उन्होंने एक जो है प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि 60 साल के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए, और खुद रिटायर हो गए। क्या बात, छोड़ दी पॉलिटिक्स। क्या बात, क्या बात है। तो ये इस तरह की स्थितियां जो है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। तो हम थोड़ा अब पूरा उस तरह से तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन कमोबेश उस दिशा, देखिए ये पावर स्ट्रगल हमेशा रहती है। कोई ये कहे कि इस पार्टी में या इस संगठन में पावर स्ट्रगल नहीं है। आपने जो पहले हवाला दिया कि एक डब्बा भर जाए तो हम कहते हैं भाई अंदर जगह नहीं भरा हो चाहे नहीं, हाँ भैया, जो अंदर है, हाँ, वो कहता है जगह नहीं है। हाँ। तो अब किसको कहा जा रहा है कि जगह अब नहीं? आप इतने भोले नहीं है। लेकिन इनका इम्पोर्टेंट अरे सर, ये क्या बात हुई? सौरभ जी, एक बात कहूं, मैं पत्रकार था, संपादक रहा हूं, और ये बताइए आपके यहाँ भी जो ट्रेनी भी आता है, अगर उससे ईमानदारी से वो कहे नहीं, लेकिन पूछा जाए उसकी इच्छा क्या होती है, तो यही कहेगा ना, जहाँ बैठे हैं आप वहाँ हमें बैठना है। तो कौन उप संपादक है जो संपादक नहीं बनना चाहता? और जहाँ पे पहले से ही उप लगा हो, उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री का एक ही लक्ष्य होगा कि किसी तरह इसको हटा करके मैं आऊं, ऊपर हट जाए। हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। इसलिए ये कहना कि ऐसा हो रहा है, नहीं, अब ये तो 2017 में
वो 17 में भी सौरभ, देखिए इन्होंने एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कहा कि विचारधारा के बगैर अगर आप देखें बीजेपी को तो वो क्या अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में? कोई अंतर नहीं है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आज की राजनीति और आने वाले भविष्य में जो राजनीति होगी इस देश में, ये बहुत मुश्किल होगा कहना कि बीजेपी का कौन है और कांग्रेस का कौन है, क्योंकि अगर आप आज की डेट में भी देखें, कांग्रेस कोशिश कर रहा है बीजेपी की तरह दिखने के लिए। और अगर बीजेपी की आप इकोनॉमिक पॉलिसीज देखें, सोशलिस्ट पॉलिसीज भी देखें, रिजर्वेशन पे जो व्यूज़ है वो देखें, तो वो बिल्कुल कांग्रेस जैसे हैं। तो ज़्यादा अंतर नहीं दिखता। लेकिन हाँ, जब आप कह रहे हैं कि जो अपना है और जो सोतेला है, अपना बच्चा और बाहर का बच्चा, मुझे लगता है बीजेपी को खासकर ये इस सिंड्रोम से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि हमारा अपना बच्चा और बाहर का बच्चा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कितना बहुत नज़दीकी बन रही है बीजेपी और कांग्रेस की विचारधाराओं में भी। बेशक ओवरऑल अगर आप देखें, ऑप्टिक्स देखें, वो लगता है कि लेफ्ट और राइट है, लेकिन जब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वहाँ पे लगता है कि बिल्कुल एक जैसे हैं। इसलिए ये कहना कि योगी जी बाहर के हैं और केशव मौर्य जिताने वाला चाहिए, हाँ जिताने वाला चाहिए, और साथ में जो विचारधारा के साथ कंसिस्टेंटली आपके साथ खड़ा है बहुत समय से, लंबे अरसे से, वो मायने रखेगा सर, आज की डेट। मेरे साथ ये आज मैंने आज एक लाइन इसमें जोड़ दूं मैं, बहुत सही बात इन्होंने कही, प्रदीप जी ने जो कहा था। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं, गुंबद बहुत सारी होती है, लेकिन जिस पे कलश होता है ना, जनता वहीं जाती है, ये नहीं देखती पुजारी कौन है। और ये कलश जो है, यही आइडियोलॉजी होती है कि दो हैं, एक गुंबद पे कुछ और लगा है, एक पे कलश लगा हुआ है, एक मंदिर है, एक गुरुद्वारा है, एक मस्जिद है, फर्क उसी से होता है ना। तो ये जो व्यक्ति है, देखिए आंद्रे मार्लो की एक लाइन है कि जीवन का मूल्य उसकी गरिमा में है, उसकी सफलता में नहीं। और जो गरिमामय जिंदगी जिएगा उसके सामने जनता झुकेगी, आज नहीं तो कल। डिप्लोमेसी करके आप कहीं से कुछ कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली इमेज क्या है, एक जिसके हाथ में, राम को इसलिए पूजा जाता है कि राम ने त्याग किया था। देखिए हमारे यहाँ राजा कोई नहीं पूजा जाता, वो पूजा जाता है जिसने, बुद्ध इसलिए है कि बुद्ध ने छोड़ा। वो हमेशा आदर्श वही बन सकता है जिसने त्याग किया हो, जिसके कुर्ते में कोई थैली नहीं हो, जिसमें पैसा जाने का आने का चीज हो। और ये फर्क जो पड़ता है, जो आइडियोलॉजी है, वो अल्टीमेटली लंबे समय तक चलेगी। और ये जो पॉलिटिक्स है ना आजकल का, भारतीय समाज दो चीजों को पसंद करता है। तो आज के नेताओं से कहेंगे हमको आदर नहीं पावर चाहिए, आदर आप ले लो मुझे पावर दे दो। नहीं ठीक है, नहीं, पावर तो तभी मिलेगी जब जनता आपका आदर करेगी। बिना उसके तो पावर नहीं मिल सकती है। तुक्के में कभी हो सकता मिल जाए, लेकिन वो स्थायी नहीं रह सकती अगर मिल भी जाए तो इसलिए आदर जनता का मिलेगा। ये जो रिजल्ट आया है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अहंकार का। उसके खिलाफ भी गुस्सा है। सर अब क्योंकि मेरे पास समय कम रह गया, तो निबंध का सार लिखना पड़ेगा अब हमें। तो मैंने आज कहीं पढ़ा कि ऐसी रिपोर्ट में कि भाई क्या होने, आज क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो सब तरीके के लोग लिखते हैं आर्टिकल्स वगैरह। तो एक मैं लिखा कि भाई कहीं, जैसा आपने कहा कि योगी जी पर तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन योगी जी को ये जरूर कहा जाएगा कि वो अपना थोड़ा सा स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बदलें और थोड़ा अकोमोडेटिव हो, शायद इससे बात बन जाए। आपको लगता है ऐसा कुछ कहा जा सकता है? कहेगा कौन जो ऐसा करता हो? ये बहुत बड़ी बात कही, कितने सिंपल शब्दों में। कभी कभी ऐसी बातें कह देते हैं, बिल्कुल 2 मिनट लग जाते हैं सोचने में क्या क्या। बहुत बहुत बड़ी बात कही। कौन कहेगा सर? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन कहेगा? हाँ, मतलब वही व्यक्ति कह सकता है जो खुद ऐसा अकोमोडेटिंग कोई गाना है ना, फिल्मी गाना, हिंदी फिल्म का, कि पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो। जो पापी ना हो, राजेश खन्ना का गाना। ये कोई नहीं कहेगा। योगी जी सेल्फ अपने आप में देख रहे हैं कि हाँ कहाँ से चीजें हैं। क्योंकि देखिए इंसान कोई जो है ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है। हाँ। कई बार क्या होता है, जैसे इंदिरा गांधी ने ये थोड़ी कहा था कि जा करके 80 साल के लोगों की नसबंदी कर दो।
तो जो अब इमरजेंसी के बाद हुआ, बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी और ढंग से नहीं करती। तो जहां उनको रियलाइज होगा कि हाँ वाकई यहाँ गलती रही है या नौकरशाही कहीं ऐसा कर रही है, तो वो योगी जी ने करना शुरू कर दिया है। आप देखिए उनको सबसे बुला बुला करके मिल रहे हैं, हाँ, फीडबैक ले रहे वो हैं। सब तो हो रहा है सर। अच्छा, फाइनली ऐसा तो नहीं होता होगा ना आजकल, मतलब कि भाई मोदी जी गए तीनों लोगों को अलग कमरे में ले जाएं और बैठो चलो हाथ मिलाओ तीनों लोग चलो गले मिलो, ऐसा तो नहीं होता होगा? नहीं, योगी जी के साथ तो नहीं हो सकता। नहीं कर सकते। तो मतलब अब उल्टे पाँव जाना। मुझे लगता है, मतलब कोई जानकारी नहीं है, मुझे लगता है कि मोदी जी को योगी जी में अपनी कुछ छवि दिखती होगी। जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, सरकार में क्या किया, पार्टी के साथ क्या किया, संगठन के दूसरे जो अंग थे उनके साथ क्या किया, तो उनको मालूम है कि स्ट्रांग लीडरशिप के गुण क्या होते हैं। और वो उनको शायद दिखता है, वो उनको दिखता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दिखता है कि नहीं मालूम नहीं। तो इसलिए जो है, जैसे पार्टी के और नेताओं से बात होती है वैसे योगी जी से बात नहीं होती होगी। योगी जी भी फिर उनको वैसे ही भविष्य भी दिखता होगा जैसे जो अपना है। नहीं, वो भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं रहते, क्योंकि वर्तमान का एक पक्ष उनका बड़ा सुनिश्चित है जिसमें उनको आनंद आता है, वो है गोरक्षनाथ पीठ। नहीं, मैं मोदी जी के लिए कह रहा था कि मतलब मोदी जी को अगर योगी जी में अपनी छवि दिख रही है तो वैसा ही वैसा भविष्य भी दिखता है क्या उनमें? शायद दिखता हो। जो आप कह रहे हैं उस पर मैं ये नहीं कहता, उनको लेकिन क्या दिखता है ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो भी तो सोचते होंगे हाँ, एक भाई आगे समानता, क्या होगा पार्टी, हाँ। कौन होगा। और मोदी जी आज से नहीं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब सरसंघचालक से मिले थे और कहा था हर राज्य से 25 लोगों को ग्रूम कीजिए लीडरशिप के लिए। उनमें से कुछ जिले के नेता बनेंगे, कुछ राज्य के बनेंगे और 2-3 उसमें से राष्ट्रीय नेता निकले। चलिए सर, आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा, लेकिन मजा बहुत आ रहा था बातों में। देखिए कई बार खुल्लम खुल्ला बातों में उसका अपना मजा है, कई बार लेकिन जब ढकी छुपी बातों में मायने ढूंढने पड़ते हैं, मतलब निकालने पड़ते हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ वाली कोई जब बात बनती तो उसमें और मजा आता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका, आरती जी बहुत शुक्रिया आपका भी। सर बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं तब तक ये प्रकरण खत्म हो चुका हो, हम कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने आए, लेकिन मजा तो इसमें भी आ रहा है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद बीजेपी मुख्यालय में चल रही बैठक पर पूरा अपडेट।